हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पहला पेपर होता है ज्यूरिस फर्स्ट। ठीक है, ज्यूरिस फर्स्ट के अब से पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा चुका हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और मैं 6 क्वेश्चन वो करा चुका हूँ जो 50+ नंबर ला सकते हैं किसी भी बच्चे के। ठीक है, 6 क्वेश्चन 50+ नंबर। उसके बाद मैंने अब से पहले एक वीडियो डाली है, वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 13 है। 13 क्वेश्चन है उसके अंदर, और 13 क्वेश्चन में से मैं कहता हूं कि उनमें से आपके सभी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, लक बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन नहीं फंसता है, देखो मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं रहा हूँ, लक बाई चांस एक आध नहीं फंसता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 100% जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले लगातार 10-12 वर्षों से जो आ रहे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है उसके आधार पर मैंने आपको निकाल के दिए हैं। 1.5 आवर का पेपर है आपका, आप अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकते हैं। वहाँ से जो मैंने कराए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और अब मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वेरी वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, उनको मैंने कराए थे। वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। जो बच्चे जैसे इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, जैसे किसी के पास टाइम कम है, जो पूरा नहीं देख पाएंगे या किसी पे समय का अभाव है, उनके लिए मैंने वो वाली वीडियो दी है। और जिनकी तैयारी अच्छी है और थोड़ा बहुत उनके पास समय है, तो वो इस वाली वीडियो को देख के अपने क्वेश्चनों को और सफिशिएंट और बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मेरी जो गले की है हालत ख़राब हो रखी है, टॉन्स फूल रहे हैं मेरे सर्दी की वजह से, और ये बेकार हुआ पड़ा है गला, सारा गला मेरा दुख रहा है बुरी तरह से। बड़ी हिम्मत करके गर्म पानी पी के गुड़ खा के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और रात के अब भी 11:30 बजे हुए हैं, 11:30 बज रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करिए, लगभग 1-1:15 के आसपास हो जाएगा। और आज देखो जिस तरीके से तुम मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का परिणाम ये होना चाहिए कि आपके 65+ होने चाहिए। ठीक है, 65+ नंबर अगर आए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत और आपकी मेहनत वसूल होगी। और एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चे वीडियो को तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने के पश्चात उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप शेयर एंड लाइक नहीं कर रहे तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भी करो, नहीं लग रही है तो भी करो। क्या कमियां हैं वो भी बताओ, जिससे कि मैं और अच्छा सुधार ला के आपके लिए हेल्प कर सकूं। ठीक है, आप मेरी जब तक कमियां नहीं बताओगे, अच्छाइयों को मत देखो, मेरी कमियों को खोजो और उसकी भी मुझे बताओ कि सर ये दिक्कत है, ये नहीं है, ये है, ये है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करो भाई। आपके घर में ज़माना बदला हुआ है, सभी के घर में 4-4 5-5 एंड्रॉयड फ़ोन है यार, सब्सक्राइब तो मार सकते हो प्लीज़, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। देखो बीमार होने के बावजूद मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जितने मैंने 13 क्वेश्चन कराए हैं सभी को बड़े ही एक्सप्लेन के साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जिस बच्चे ने एक भी मिनट की वीडियो इधर से उधर करी, समझ लो उसका बेड़ा गर्क। ठीक है, उसकी दिमाग से खत्म कहानी है ना, समझ लेना वो गए। क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 मिनट में पल में मासा पल में तोला, कैसे कहते हैं, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसी है ही, पल में मासा पल में तोला पल में मासा हो जाती है भाई, कभी कहीं कभी कहीं,
पढ़ कुछ रहे होते हैं, कहीं कोई पहुंच कहीं और जाती है। ये बहुत जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, हर लाइन लाइन पे ध्यान रखना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन पे चलने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन घंटी को दबा दो। आपको फर्स्ट सेम से लेके आपके सिक्स्थ सेम तक आपकी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप बेझिझक पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। डोंट वरी। देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने हमें 13 क्वेश्चन है मैं वेरी इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन है। तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, गला दुख रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर कोई मेरी याद थोड़ी आवाज़ कम आ पाए या कुछ तो थोड़ा समझना। आपके पेपर है 24 तारीख से, उसके लिए मैंने हिम्मत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखो प्राकृतिक विधि को परिभाषित करो। क्या किसको? प्राकृतिक विधि को। प्राकृतिक विधि वह प्रणाली है जो प्राकृतिक द्वारा निर्धारित होती है। प्राकृतिक विधि वह प्रणाली है जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। प्रकृति द्वारा निर्धारित होने के कारण यह सार्वभौमिक है। परंपरागत रूप से प्राकृतिक कानून का अर्थ मानव की प्रकृति के विश्लेषण के लिए तर्क का सहारा लेते हुए नैतिक व्यवहार संबंधी बाध्यकारी नियम उत्पन्न करना होता है। देखो प्राकृतिक विधि से क्या तात्पर्य है, प्राकृतिक विधि को समझो। प्राकृतिक विधि से तात्पर्य है जो विधि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में चली आ रही हो और उसका पालन समाज के अनुसार किया जा रहा हो, ठीक है ना। समाज और समय के अनुसार, बदलते हुए दौर के अनुसार उसका हम आज भी प्रयोग करते हैं। उन रीति रिवाजों को, कानूनों को, उनको ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि कहते हैं। हम जब अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, हम अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए मतलब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है और इस क्वेश्चन में हम क्या फेर बदल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक लेख लिखा है। उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। विधि की पहली ही सीढ़ी है ये वाली, ठीक है। देखें, प्राकृतिक कानून की प्रायः प्रत्यक्षवादी कानून से तुलना की जाती है। प्राकृतिक कानून की प्रत्यक्षवादी कानून से तुलना की जाती है। जो प्राकृतिक प्राचीन काल है और जो प्रत्यक्षवादी कानून है जो अब चल रहा है, जिसकी हम तुलना की जा रही है, ठीक है। प्राकृतिक विधि प्रकृति के आदेशात्मक नियमों का एक समूह है। यह मानवीय विधि का एक आदर्श है। मनुष्य द्वारा बनाए हुए कानून प्रकृति विधि के अनुसार होने चाहिए। देखो, मनुष्य जितने भी कानून बनाता है, कितने भी कानून बना ले, वो प्राकृतिक विधि के अनुसार होने चाहिए। यानी प्राकृतिक विधि के अनुसार जो चीज़ें हमारे समाज में पहले से ही चली आ रही हैं उनके अनुरूप। ऐसे नहीं है कि हमारे जो समाज ने जो चीज़ें पहले एक्सेप्ट कर रखी, तो एक तो होती हैं अपवाद में, ये हर चीज़ के। अब तुम कहोगे सर पहले पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह थी, अब वो समाप्त हो गई हैं, वो तो कानून थे। नहीं, देखो जो हमारे वर्तमान समाज को देखते हुए जो चीज़ें अब हमारे लिए सफिशिएंट है, प्राकृतिक विधि के आधार पर उनको उसके अनुसार से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है ना। यहां से देखो, प्राकृतिक विधि को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक विधि को एक ही नाम से पुकारा जाता है, प्राकृतिक विधि को काफी नामों से भी पुकारा जाता है। यह ईश्वरीय विधि है। इसको हम प्राकृतिक विधि को ईश्वरीय विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो नियम है लागू करने का बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, यह विधि सब प्रथम कहाँ से चली आ रही है किसी को कोई ज्ञान नहीं है, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दियों दर शताब्दी, हजारों लाखों वर्ष पुरानी ये पीढ़ियां चली आ रही हैं और उन्हीं के आधार पर ये नियम चले आ रहे हैं। तो ये नियम किसने चलाए? ये सिर्फ ईश्वरीय विधि है। सिर्फ हम क्या मानते हैं? ये ईश्वरीय विधि है जो आज तक हमारे समाज में चली आ रही है।
क्योंकि यह ईश्वर द्वारा लागू की जाती है। यह नैतिक विधि है क्योंकि इसे न्याय और अन्याय का निर्णय होता है। देखो ये नैतिक विधि किस लिए है? क्योंकि इससे न्याय भी होता है और अन्याय भी होता है। नैतिक होती है तो न्याय होता है और अनैतिक होती है तो अन्याय होता है, ठीक है ना। इसके मापदंड द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि मनुष्य द्वारा बना हुआ कौन सा कानून उचित है और कौन सा अनुचित। देखो प्राकृतिक विधि ने जो कानून बनाए हैं उनके आधार पर यह पता चलता है कि जो वर्तमान समाज है उसमें कौन सा कानून उचित है और कौन सा अनुचित। यह कौन कहता है? हमारी प्राकृतिक विधि कहती है, ठीक है ना। क्योंकि यह विधि शिला, चट्टान संहिता आदि पर लिखी नहीं है। यह प्रकृति या ईश्वर की उंगलियों द्वारा आदमी के दिल और दिमाग पर लिखी होती है। देखो कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, वह व्यक्ति के दिमाग पर, हाथ पर लिखा हुआ है, दिल पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, उंगलियों पर रटा हुआ है। वो कोई पत्थर तो है नहीं, कोई पत्थर तो है नहीं कि एक बार जो हमने उस पत्थर पे लिख दिया वही सर्वमान्य है, ना वो कभी चेंज हुआ है, ना कभी होगा, ना और ना ही वो हो रहा है। तो वो हो गई पत्थर की विधि। लेकिन ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, या प्रकृति या ईश्वर की उंगलियों द्वारा आदमी के दिल और दिमाग पर यह लिखी होती है। देखो व्यक्ति के जो चीजें व्यक्ति के दिल और दिमाग पर होती हैं वह विधि सर्वमान्य है होती है, ठीक है ना। उसे कहते हैं प्राकृतिक विधि। यह सभी जगहों पर समान रूप से सब जगह सब व्यक्तियों व जीवों पर लागू होती है। देखो यहाँ पर एक बात कही गई है, इस बात को ध्यान रखिए, यह सार्वभौमिक विधि है क्योंकि यह सभी जगहों पर समान रूप से सब जगह सब व्यक्तियों व जीवों पर लागू होती है। देखो इसने कहा है कि जो प्राकृतिक विधि होती है वह सभी राज्यों में, सभी देशों में, सभी गांवों में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी देश हैं सभी देशों में अपने तौर तरीके से, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने समाज के अनुसार उसको लागू किया गया है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर, जीव पर, समाज पर, राज्य पर, समुदाय पर, सब पर लागू होती है। लेकिन इसको लागू करने का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने समाज के अनुरूप इसे लागू करते हैं। ये शाश्वत विधि है क्योंकि सृष्टि आदि रूप से आज तक एक ही रूप में कायम है, ठीक है। इसे शाश्वत विधि इसलिए भी कहा जाता है, देखो इसे ईश्वरीय विधि भी कहा है, इसे शाश्वत विधि भी कहा है, इसे सार्वभौमिक विधि भी कहा गया है। देखो यह शाश्वत विधि है, यह सार्वभौमिक विधि है, यह ईश्वरीय विधि है, ठीक है, ये नैतिक विधि है, ये अनैतिक विधि है। देखो इसके बहुतेरे नाम हैं, काफ़ी नाम हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, इन चीज हेडिंगों को निकाल के आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये कौन कौन सी विधि भी कहलाती है। लेकिन आपको जब पेपर दो आपको ये ही चीज़ लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये था आपको समझने के लिए, ठीक है। अगर आज देखो मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज तो थोड़ा मेरा गला दुख रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा वर्ड इधर से उधर हो रहे होंगे, लेकिन आप लिख के और मेरी थोड़ी आवाज़ को कॉम्बिनेशन करके समझ जाना, ठीक है ना। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, प्राकृत विधि को परिभाषित करो। ये 4 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभार यह 10 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये काफ़ी बार पूछा जाता है और समझने हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी नहीं आता है तब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, ठीक है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। कैसे? देखो विधि शास्त्र क्या है, विधि का क्या है नेत्र। एक बात समझो, ये इन्होंने विधि शास्त्र विधि का नेत्र क्यों कहा है, कैसे कहा है, पहले इनके क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। कुछ विधि विशेषज्ञों का मत है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। देखो कुछ विशेषज्ञों का, सभी का नहीं है, कुछ विशेषज्ञों का है। कुछ विशेषज्ञों का मतलब जो इम्पोर्टेंट यानी महान है लोग थे, उनका मानना है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। विधि यानी कानून का नेत्र, कानून की क्या है, आंख है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही स्थान है
ध्यान से रखना, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यानी कानून की आंख है। विधि शास्त्र कानून की आंख है। दूसरे शब्द में अगर हम कहें, विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही स्थान है जो मनुष्य शरीर के लिए आंख का है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उसकी आंख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र में विधि जो नेत्र का काम करती है। जैसे मनुष्य की आंख है, पूरे शरीर को देखती है और उस आंख के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बार को हमारी उंगली कट जाए, एक हाथ कट जाए, एक पैर कट जाए तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों पैर कट जाए, दोनों हाथ कट जाए तो भी हम अपना जीवन गुजार लेंगे। कान कट जाए, है ना, तो भी गुजार लेंगे। लेकिन हमारी आंखें अगर दोनों बेकार हो जाएं तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ और नेत्रहीन व्यक्ति के लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसी प्रकार कहा गया है, अगर हमारी विधि शास्त्र के अंदर नियम कायदा कानून ही नहीं है तो हमारा समाज चल नहीं सकता है। इसलिए विधि शास्त्र की आंखें हैं। ठीक है। जिस प्रकार आंख के बिना मनुष्य जीवन अंधकार में होता है और वह अपना दैनिक क्रियाकलाप को पूरा करने में असमर्थ रहता है। दैनिक क्रियाकलाप का मतलब होता है दैनिक यानी दिन के जो कार्य होते हैं, पूरे दिन में जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार विधि के बगैर विधि का ज्ञान अधूरा और अस्पष्ट है। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर में आंख के बिना हम अपने जीवन के कार्य को नहीं कर सकते, अपने दैनिक कार्यों को, रोज के कार्यों को नहीं कर सकते अपनी आंखों के बिना, उसी प्रकार विधि शास्त्र में विधि के बिना यानी नियम कायदा कानून के बिना हम विधि का ज्ञान अधूरा और अस्पष्ट होता है और उसकी नॉलेज हमें नहीं हो सकती है। हम जब अपना पेपर करेंगे, हम अपना पेपर में यहां से यहां तक अपना उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर में लिखना है। कितने में बेटा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कितने में लिखना है, ये 4 नंबर में लिखना है। ठीक है, लेकिन जब 10 नंबर में ये आ जाए, 10 नंबर में जब ये आता है तो हमें ये पूरा लिखना है। ठीक है, विधि के विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन, विद्यार्थियों को विधि के विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन। देखो, विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये चीज इसमें बताई गई है। विधि शास्त्र यानी विधि शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, यानी लॉ के जो छात्र हैं, उनके लिए इसका क्या महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि शास्त्र कानून के मूलभूत सिद्धांतों और उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। यदि किसी विषय पर विद्यार्थी की गलत धारणा बन जाती है, अब एक बात बताओ, यह जो है विधि की जो उत्पत्ति हुई है, विधि का जहां से विकास हुआ है, लगभग ये उन पर क्या डालती है, प्रकाश। अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा और कोई चीज गलत लोगों ने हमें बता दी या हमारी गलत धारणा है उसके प्रति, तो हम उसे गलत ही मानेंगे। किसी विषय पर विद्यार्थियों की गलत धारणा बन जाती है तो विधि शास्त्र के अध्ययन से उनका भ्रम दूर हो जाता है। कानून को स्पष्ट रूप से समझने में विद्यार्थी को बहुत सहायता मिलती है। जब तक हम अपने विधि शास्त्र का अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं ले पाते हैं, तो हम अगर नहीं ले पाते हैं तो हम विधि शास्त्र को कुछ रूपों में गलत समझने लगते हैं कि नहीं, ये तो ऐसी होगी, ये नियम गलत है, ये कायदा गलत है, ये कानून गलत है, ये ऐसे हो ही नहीं सकती थी, विधि प्रथा, ये क्या चीज़ें हैं। तो इसके अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को, इसकी नॉलेज के लिए विधि का क्या करना चाहिए, अध्ययन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है ना। कब्जे, स्वामित्व, स्तत्व, आभार, दायित्व, पूर्ण निर्णय, विधि, नियम, द्वेष, उद्देश्य, अपेक्षा इत्यादि का ज्ञान होता है। इनसे विधि का जब हम ज्ञान करते हैं तो इन सब की हमें क्या मिलती है, नॉलेज। क्या मिलती है, नॉलेज। ठीक है भाई, और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। अगर 4 नंबर में आता है तो यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हो और आपके 4 के 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है,
और ये पूछे कि विधि के लिए विद्यार्थियों के लिए विधि क्यों आवश्यक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आज हम डेट डालना भूल गए हैं, ये बनाए थे हमने 20 तारीख को, 20 फरवरी 2022, और ये हैं रोहित गोस्वामी, ठीक है। देखो बेटा, ये वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ मैं सारे, ये नहीं है कि इधर से उधर के मार रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको। एक भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ना, कि कोई वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं सॉरी जो मैं बोला था इससे पहले जो लाइन बोली थी, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। यह है सामाजिक समयकता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। देखो एक ड्यूगिट थे, कौन थे? लियोन ड्यूगिट। लियोन ड्यूगिट ने अपने विधि के रूप में अपने जो विचार रखे, विचार रखने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समयकता सिद्धांत को क्या किया? परिभाषित किया। सामाजिक समयकता सिद्धांत में क्या है वो हम आज आपको बताते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक समयकता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ड्यूगिट के अनुसार, देखो हालांकि यह वाला जो क्वेश्चन है आपके सामाजिक समयकता ड्यूगिट वाले में है, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग से निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मोटिव ये है कि आपके पास टाइम कम है। क्या है? टाइम कम है, और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही ख़राब है। मेरा गला बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, गोली खा के गर्म पानी पी के तब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप जो है अच्छे नंबर लेके आओ, आपकी जो मेहनत है बेकार नहीं जाए, ठीक है। टाइम कम है, सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को आप टटोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप भी इरिटेट हो जाओगे। इसलिए मैंने सभी जहाँ पे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे तो नॉलेज थी कौन सा कहाँ पे है, तो मैंने सभी को निकाल के आपके एक वीडियो में निरूपित कर दिया है, ठीक है। एक वीडियो में मैंने उनको डाल दिया है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी क्या है? लॉन्ग है। और आपको बार बार किसी वीडियो पर जाना नहीं पड़ेगा, ये एक वीडियो आपके सारे क्वेश्चन डाउटों को क्लियर कर देगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का है। अब चलते हैं सामाजिक समयकता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ड्यूगिट के अनुसार समाज का सर्वोच्च लक्ष्य है कि मनुष्य एक दूसरे के सहयोग से सुखमय जीवन की ओर अग्रसर होता है। ड्यूगिट कहते हैं कि जो समाज का व्यक्ति है एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ता है, परस्पर सुखमय जीवन की ओर अग्रसर होता है। वर्तमान समाज में मनुष्य के एकल जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। देखो एकल जो होता है, एकल का मतलब होता है किसी चीज में एक ही व्यक्ति सर्वमान्य हो। जैसे एकल का मतलब है किसी गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति टीचर हो और वो अपनी मनमानी काटे कि भाई मैं तो 500 रुपये पर स्टूडेंट लूँगा, हालांकि मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं तो भाई सबकी सेवा कर रहा हूँ अपने, ऐसे ही, ठीक है। जैसे किसी गांव में एक व्यक्ति है, वो कहे वो एक ही टीचर है और गांव में बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है और कोई वहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ वही एक व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, और वह कहे कि भाई मैं तो पर स्टूडेंट से 500 रुपये लूँगा। लोग मजबूरी बस भाई देंगे, उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, ट्यूशन लगाना है, अच्छी शिक्षा दिलानी है तो वो पढ़ाएंगे, तो उसे कहेंगे एकल जीवन। उसका क्या चल रहा है? एकल जीवन, तो वो अपने लाइफ काट रहा है। लेकिन किसी भी समाज में किसी एक व्यक्ति के द्वारा समाज नहीं चल सकता। क्या पूरा समाज किसी टीचर के द्वारा चल सकता है? नहीं चल सकता। क्या पूरा समाज एक डॉक्टर के द्वारा चल सकता है? नहीं चल सकता। किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थितियों में समाज नहीं चल सकता है। जिस प्रकार मुकेश अंबानी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, एशिया के मोस्ट रिच मैंस में से हैं, ठीक है। अगर वो कहें कि मैं अपना एकल जीवन यापन कर सकता हूं, तो वो भी अपना जीवन नहीं यापन कर सकते, चाहे पैसे का उन पे भंडार है।
उन्हें नौकरों की आवश्यकता है, घर बनाने वालों की, खाना बनाने वालों की। चाहे कोई गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है, सभी को एक दूसरे व्यक्ति की क्या है, जरूरत। अमीर है तो वो अपना घर किसी से बनवाएगा, कपड़े किसी और से बनवाएगा, प्रेस किसी और से कराएगा, खाना किसी और से बनवाएगा। जो गरीब है वो खाना किसी और की दुकान से लाएगा, किसी के खेत में जाकर मजदूरी करेगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर हम क्या रहते हैं, निर्भर हैं। तो हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर। हम एक अपने एक ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला व्यक्ति सर्वमान्य सक्षम हूं, मैं अकेला अपना जीवन यापन कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ड्यूगिट ने यही कहा है, सामाजिक समयता, यानी समाज का मिलजुल कर ही कार्य करना ही समाज को आगे ले जा सकता है। दोबारा से पढ़ेंगे। ड्यूगिट के अनुसार समाज का सर्वोच्च लक्ष्य है कि देखो अब आपकी समझ में कितनी आसानी से आएगा। अब देखो मैंने जो ये एग्जांपल दिया है आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। देखो ड्यूगिट के अनुसार, यानी ड्यूगिट कहते हैं समाज का सर्वोच्च लक्ष्य है, मतलब उनका मानना है कि मनुष्य एक दूसरे के सहयोग से सुखमय जीवन की ओर अग्रसर होता है। वर्तमान समय में मनुष्य के एकल जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के एक दूसरे पर निर्भरता कल्पना नहीं, वास्तविकता है। देखो यहाँ पे कहा गया है एक दूसरे पर निर्भरता, कल्पना नहीं कर सकते कि कल्पना नहीं है कि हाँ हम उसके बिना जी सकते हैं, कल्पना नहीं है भाई, वास्तविकता है। हम किसी दूसरे के बिना नहीं जी सकते। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि किसी सब्जेक्ट में आप मेरे से आगे होंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं सर्वसत्य हूं, कि मैं ही एकल व्यक्ति हूं और ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिर्फ मैं ही ज्ञान रखता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि उसमें आपकी नॉलेज मेरे से बेटर होगी। कुछ क्वेश्चन आपको और लोगों के अकॉर्डिंग अच्छे समझ में आ रहे होंगे। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन मेरे नहीं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी यूट्यूब से समझ में आ रहे होंगे। तो और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरी यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मेरा ही चैनल ऐसा है जो मैं सबसे सफिशियंट और सभी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। यानी मैं एकल व्यक्ति नहीं हूं कि मैं ही यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस। काफी लोग हैं, पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति हैं, ना जाने कौन क्या पढ़ा रहा है। तो एकल नहीं है, मतलब एकल का मतलब है कोई एक व्यक्ति एक जगह पर नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति अलग अलग अपने कार्य को लेकर बैठा है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ाने के नए नए तरीके भी हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे एकल जीवन नहीं है। इसलिए कहा गया कि एक दूसरे पर निर्भरता, कल्पना, मतलब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो कल्पना के ऊपर था। किसके ऊपर? हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को सभी व्यक्ति एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वास्तविकता है जो परस्पर सहयोग की तरफ होनी चाहिए। समाज में परस्पर निर्भरता को ड्यूगिट ने सामाजिक समयता कहा है। एक दूसरे पर जो हमारी निर्भरता है उसको ही ड्यूगिट ने सामाजिक समयता कहा है। जब एक दूसरे पर हम क्या रहते हैं, निर्भर, उसी को ड्यूगिट ने कहा है सामाजिक समयता। हम एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर। सही है ना। सपोज करो कोई प्रिंसिपल है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसने स्कूल खोल लिया, स्कूल में 500 बच्चे आ गए। भाई क्या एक प्रिंसिपल 500 बच्चों को हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। उसके लिए उसे टीचरों की आवश्यकता होगी, मैमों की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर उसने टीचर और मैम रख लिए, क्या भाई प्रिंसिपल और टीचर कॉलेज को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। आप कहोगे अब तो चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं चला सकते। क्यों नहीं? अभी उन्हें वर्करों की आवश्यकता है, सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, देखभाल करने वालों की आवश्यकता है नहीं, इन चीजों की आवश्यकता है। तो कोई भी चीज है, कोई भी समाज है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता, मिलजुल कर ही चलता है, ठीक है ना। ये था सामाजिक समयता। अगर आपकी समझ में अब भी नहीं आया हो तो अभी पेपर में 2 से 3 दिन बाकी हैं, आप कमेंट करके भेज देना, मैं स्पेशल समझा के और भेज दूंगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। हालांकि तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखो यह जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहनों, ठीक है ना।
सैबनी का अंतर चेतना का सिद्धांत या योगदान। देखो यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सैबनी का अंतर चेतना का सिद्धांत या सैबनी का योगदान। ठीक है ना, क्वेश्चन इसमें दो बन सकते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, इस प्रकार दो बन सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना इन बातों को, ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे आपको परेशान करेंगे कि सर ने हमें बताया नहीं है। ठीक है, देखो सैबनी का क्वेश्चन है, सैबनी का अंतर चेतना का सिद्धांत या योगदान। पढ़ते हैं। सैबनी का कहना है, जो सैबनी है, सैबनी का कहना है कि कानून अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का केवल संग्रह मात्र नहीं है। मतलब कानून जो है, कानून यानी विधि का जो नियम है, जो केवल संग्रह मात्र नहीं है कि हमने उनको कहीं से इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, वह किसी विशिष्ट मानव समुदाय या देश विदेश के लोगों की आंतरिक आवश्यकता और उसकी भावना को प्रकट करता है। देखो कोई भी देश में है, कोई दुनिया का कोई भी देश है, कोई भी समाज है, कोई भी गली में, देखो आप किसी गांव में जाओगे, उस गांव में जितनी गली होंगी उतने ही तरीके के आपको रूल मिल जाएंगे। जितने गांव में जाओगे उतने तरीके के रूल मिल जाएंगे, जितने शहरों में जाओगे उतने तरीके के रूल मिल जाएंगे। जितने शहरों में जाओगे वहाँ रूल अलग मिलेंगे, कस्बों के अलग रूल होंगे। वो रूल ऐसे नहीं है कि उनकी किताब कहीं अलग से छपी है। कैसे किताब अलग नहीं छपी, उन्होंने अपने समाज, वातावरण, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर अपने जो नियम बना रखे हैं। ठीक है, और उन्हीं नियमों के आधार पर उनको समाज ग्रहण कर लेता है। अब स्कूल है, स्कूल की भाई छुट्टी का, जैसे अब सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, हाँ हमारी स्कूल की, किसी स्कूल की छुट्टी हो रही है 2 बजे, तो सभी की भाई, लड़की लड़कों की सभी की साथ होती है छुट्टी। सही है, यहाँ पे तो नियम ये नहीं है कि लड़की की अलग होगी लड़के की अलग होगी, लेकिन परिस्थिति, समाज और एरिया को देखते हुए क्या होता है कि कभी कभार लड़कियों की छुट्टी 15-20 मिनट पहले कर दी जाती है, लड़कों की 15-20 मिनट बाद में की जाती है। तो ये किताब में तो कहीं लिखा नहीं है कि लड़कियों की पहले करो, लड़कों की छुट्टियां बाद में करो, कि या कभी किसी कहीं किताबों पर आपने ये लिखा देखा है कि जी इस रास्ते से लड़कियां जाएंगी और इस रास्ते से लड़के जाएंगे, इस रास्ते से कार जाएंगी और इस रास्ते से सिर्फ वाइट कलर की ही कार जाएंगी, ब्लैक कलर की नहीं जाएंगी। ये कोई नियम थोड़ी है। लेकिन व्यक्ति क्या कहेंगे कि भाई आप अपनी गाड़ी को इधर से मत ले जाओ, उधर ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी या रास्ता परिस्थितियां बेकार हो जाएंगी, आप इसको इधर से ले जाओ। यानी उस नियम को अपने द्वारा बना दिया। ठीक है ना, बच्चों की सुरक्षा के लिए टीचरों ने इस नियम को बनाया कि कोई लड़की परेशान ना हो। ठीक है, लड़ाई झगड़े कम हो। तो ये नियम हमने अपनी तरफ से बनाए, और ऐसे ही नियम प्रत्येक समाज में अंतर चेतना यानी दिल के द्वारा अपने अंदर के भावों को निकाल कर सामने ला देते हैं। और विधि ना तो उनको नकारती है, विधि ये नहीं कहती है कि नहीं भाई इन नियमों को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन नियमों को भी विधि मान्य घोषित करती है, क्योंकि उससे समाज चल रहा है, अच्छी व्यवस्था बना रहा है। उनको कहते हैं अंतर चेतना, मतलब हमारे दिल के भाव जो निकल के बाहर आ जाते हैं, दिल के द्वारा दिए गए कुछ नियम होते हैं, उनको अंतर चेतना कहते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक समाज में, प्रत्येक मनुष्य में, उनके देश विदेश हो, अपनी परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे, अब यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सैबनी का कहना है कि कानून अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का केवल संग्रह मात्र नहीं, कि उनको केवल इकट्ठा नहीं करा गया है पूरा सभी किताबों से लेकर, बल्कि वास्तव में वह किसी विशिष्ट मानव समुदाय यानी देश विदेश के लोगों की आंतरिक, देखो यहाँ पे है ना, लोगों की आंतरिक आवश्यकता, लोगों की क्या है आंतरिक आवश्यकता। हम मुझको लगा के भी हमें लड़कियों की छुट्टी पहले कर देनी चाहिए, लड़ाइयाँ होती हैं, या हमें इस रास्ते से गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को नहीं भेजना चाहिए, वहाँ पे आगे जाके जाम लग जाएगा। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियों को ना भेजा जाए, दूसरे रास्ते से भेजा जाए। हालांकि गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन दिन का समय है, बच्चों की छुट्टी हो रही है, वहाँ पे जाम लग जाएगा, तो वहाँ से ना भेजी जाए। तो ये नियम हमने बनाए, कानून जो उसको सर्वोपरि कह रहा है कि हाँ भाई हो सकता है, पुलिस भी कहेगी हाँ भाई बहुत अच्छा कह रहे हो। हालांकि कहीं किताब में तो लिखा नहीं है कि आप ऐसे गाड़ी को नहीं रोक सकते हो, टॉट में लिखा हुआ है आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हो। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, आप उसे वहां से जाने से रोक नहीं सकते हो, टॉट ये कहता है।
लेकिन परिस्थितियों के अनुसार हम उसे अब रोक सकते हैं। तो कानून हमें बाध्य नहीं करेगा, मान्य घोषित करेगा। ठीक है। वास्तव में विधि लोगों के आपसी सहयोग से उत्पन्न हुई चेतना की छाया है। और देखो, यह नियम कब लागू हो सकते हैं? एक व्यक्ति के कहने पर लागू नहीं होगा कि भाई उधर रास्ता नहीं है, उधर गाड़ी मत ले जा। हम दो चार व्यक्ति मिलकर, एक समाज समुदाय मिलकर उसको लागू करें। ठीक है। वास्तव में विधि लोगों के आपसी सहयोग से उत्पन्न हुई चेतना की छाया है। जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि कानून आरंभ से ही मानवीय स्वभाव और आचरण का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है। आप देखना, ये जो नियम कायदा कानून है, आप ये तो जानते हो कि ये भी देखो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जन्म होता आया है, तो हम आज तक सुरक्षित कैसे हैं? हमें हर चीज की, पुराने जमाने की कुछ ना कुछ नॉलेज हमें अपने पूर्वजों द्वारा मिलती रही है, अपने दादा दादी परदादा से। तो ये उनको उनके दादा दादी से मिली होगी। तो जो नियम कायदा कानून एक दूसरी पीढ़ी के द्वारा चले आ रहे हैं, तो ये कानून, ये विधियां पीछे से चली आ रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा भी गया है, कानून आरंभ से ही मानवीय स्वभाव और आचरण का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है। ये था सेबनी का अंतर्चेतना का सिद्धांत। ठीक है भैया, बहुत ही असाधारण लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना। आप और इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना। ठीक है भैया। पेपर है 24 तारीख का। देखो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी, बड़े भैया छोटे बहन भाइयों, सब मेरे मिलजुल के मेहनत करो। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आप, मैं बता दूं, आप कहोगे भैया कि सर हम कैसे इसकी तैयारी करें? देखो, जो बच्चा इन 4 कामों को अपना कर लेगा उसके अच्छे नंबर आएंगे। देखो, पहला क्या है? रीड करो किसी भी चीज को कम से कम 2 टाइम, बस कहा, चाहे आपको रीड करते में हौले हौले रीड करना है, ऐसे नहीं फास्ट। 2 टाइम रीड करो, चाहे आपकी 200 वर्ड का है उसमें से आपको 20 वर्ड पल्ले पड़े, 2 बार रीड कर दो। दूसरी बात, फिर उनको एक बार रीड करते करते अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? नोट्स बनाओ। 3rd नंबर पे फिर उन्हें लर्न करो। लर्न कर लिए। अब 4th नंबर पे उसकी राइटिंग मोड पे चले जाओ, यानी बिना देखे उसे लिखो कम से कम 2 टाइम। फिर आप अपनी तैयारी क्या लेते हो? डन। ठीक है। फिर आप अपना करो एग्जाम। तब बताना कि भैया हमने ऐसे करा, रीड, नोट्स, लर्न, राइटिंग, और फिर डन करके अपना एग्जाम मोड पे गए और हमारी तैयारी कैसे रही, हमने कैसा करा। और एक बात बता रहा हूं, आपने 100 में से 100 नंबर का पेपर करा, आपने वहां बकवासबाजी करी, आपको पेपर आने के बावजूद आपने बकवासबाजी उसमें लिखी, जितना बूझा है उसके अधिक बकवासबाजी आपने लिखी, तो आपके नंबर कटेंगे। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सटीक लिखा है, नंबर एडवांस, मतलब बकवासबाजी भी नहीं लिखी है, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा क्या है? बेकार। मेरी राइटिंग की तरह अगर आपकी राइटिंग बेकार है तो आपको नंबर बहुत कम मिलने वाले हैं। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तब आपको नंबर मिलेंगे। या आप बिल्कुल सही में से सही करोगे और आपकी राइटिंग बेकार है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है ना। इन बातों का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूरा कराए हमें नंबर नहीं मिले। लॉ में राइटिंग और आपकी स्किल्स चेक करी जाती है, आपने कितना कैच किया है। ठीक है ना। इतना नहीं कि आपने कितना लिखा है, आपने कैच करके क्या लिखा है। सिर्फ इस बात पे लॉ आपको नंबर देती है और आपकी राइटिंग पे। सर हेनरी मैन, हैसियत से संविदा की ओर। देखो, यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, 10 नंबर में भी आ जाता है, 10 नंबर में भी आ जाता है, और ये 4 नंबर में भी आता है, और 20 में भी आता है। और भाई, इस नंबर की जितनी तारीफ की, इस प्रश्न की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है। सर हेनरी मैन और सेबनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखना। सॉल्व करते हैं। मैन का कहना है कि आरंभिक समाजों में भले ही वे स्थिर समाज हो या प्रगतिशील समाज हो, स्थिर समाज जो वहां पर निश्चित, भले ही वे निश्चित स्थिर समाज हो, मतलब अपनी स्थितियों के आधार पर जो उनके नियम कायदा कानून है उन्हीं के आधार पर चल रहे हों, या प्रगतिशील समाज हो जो बदलते हुए दौर के अनुसार चल रहे हों। व्यक्तियों की वैधानिक स्थितियों का निर्माण परिस्थिति से किया जाता था।
नागरिकों के कर्तव्य, अधिकार, विशेषाधिकार आदि कानून द्वारा निश्चित किए जाते थे। देखो, जितने भी नागरिक थे, नागरिकों के कर्तव्य, उनके कर्म क्या हैं, अधिकार, उनको क्या क्या अधिकार हैं, उनके विशेषाधिकार आदि कानून द्वारा निश्चित किए जाते थे। किंतु भविष्य में सामाजिक विकास के साथ साथ व्यक्तियों की कानूनी स्थिति का निश्चय आपसी समझौते के आधार पर किया जाने लगा। इस सिद्धांत के फलस्वरूप यहूदियों और स्त्रियों की दशा में सुधार होने लगा। ठीक है, इस सिद्धांत के फलस्वरूप रोम में दासों, देखो मैं यहां से एक लाइन भूल गया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूं। इस सिद्धांत के फलस्वरूप रोम में दासों और इंग्लैंड में, देखो रोम में तो दासों को और इंग्लैंड में कैथोलिक यहूदियों और स्त्रियों की दशा में सुधार होने लगा। अन्य देशों में भी बेगार समाप्त हो गई तथा मालिक और नौकर के संबंध पारस्परिक समझौते के आधार पर निश्चित किए जाने लगे। मतलब जो भेदभाव थे वो समाप्त होने लगे थे। छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच, मारकाट, ये सब क्या होने लगी थी, विधि के आधार पर समाप्त होने लगी है ना। और निश्चित नियम विधि के आधार पर कानून चलने लगा था, समाज चलने लगा था। मैन का सिद्धांत उचित नहीं बैठता, क्योंकि आज का समाज प्रायस्थिति से संविदा की ओर बढ़ने की बजाय संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, संविदा से कहाँ बढ़ रहा है, प्रायस्थिति, मतलब जो हमारी स्थिति है उससे हमें संविदा की ओर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वर्तमान समाज क्या कर रहा है, संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये इतना ही था, इसमें बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, इसको आप समझ लेना। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके भी पेपर नज़दीक आ गया है, तो इसलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए आप देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कोयलर का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, देखते हैं कोयलर का सिद्धांत। कोयलर के विचारों को जर्मन विधि शास्त्री कोहलर ने पुनर्जीवित किया था। देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को हम करते हैं राइट। और छोटी सी नहीं, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है मेरे मानने में, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फ्लूट लगा दिया है, अब हम इसे करेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये फ्लूट लग गई है यहाँ पे, कोहलर की बजाय यहाँ पे बेटा हमारा आएगा हीगल। क्या आएगा, हीगल। क्या आएगा, हीगल। ठीक है, इसको मैं पक्के पेन से ही लिख देता हूँ जरा। पक्का पेन कहाँ है मेरा, इसी रेड पेन से लिख देते हैं, कोई नहीं, हम और नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हीगल, देखो वो जो थोड़ा था ना, मेरे से बाई मिस्टेक हो गया था, मैं भी सोच रहा था मेरा तो यह क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, हीगल के विचारों को, कोहलर का सिद्धांत हमें प्रतिपादन करना है, तो हीगल के विचारों को, जो हीगल के विचार थे, हीगल के विचारों को जर्मन विधि शास्त्री कोहलर ने पुनर्जीवित किया था। ठीक है, उनका कहना था कि मानव क्रियाकलाप सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, मनुष्य का कर्तव्य संस्कृति का निर्माण और विकास करना है। देखो हीगल के विचारों को सबसे पहले तो कोहलर ने पुनर्जीवित किया था। उनका कहना था कि जो मानवीय क्रियाकलाप सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, जो कर्तव्य हैं, मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, जो सांस्कृतिक यानी जो सांस्कृतिक होते हैं, जैसे हमारे लोक नृत्य हो गया, मतलब जो हमारे समाज के जो कर्तव्य होते हैं, समाज को हम जैसे होली के लिए डांस, दीपावली के लिए नाच गाना, कपड़े, ये सब हमारे सांस्कृतिक कार्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य का कर्तव्य संस्कृति का निर्माण, संस्कृति हमारे जो समाज से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसका विकास करना। ठीक है, तथा स्थायी संस्कृति मूल्यों को प्राप्त करना। इस प्रकार विभिन्न रूपों में नया बाहुल्य उत्पन्न करना है जो द्वितीय सृष्टि के समान होगा।
यह दृष्टि देवी सृष्टि के संभववर्ती होगी। कोहलर के अध्ययन का तरीका ऐतिहासिक तथा दार्शनिक है। जो कोहलर ने कहा है, जो विधि हमारे समाज में हमारे संस्कृति के लिए जो लागू होगी वो देवी कृत्य के समान होगी। देवी कृत्य यानी देवी के द्वारा जो लागू की जाए, देवी कर्मों के द्वारा जो लागू की जाए, उसके आधार पर लागू की जाए, उसके समान माना जाएगा। और उनकी जो विधि थी, कोहलर के अध्ययन का जो तरीका था, कोहलर ने जिन अध्ययन करा था वो ऐतिहासिक, सामाजिक तथा दार्शनिक है। किस प्रकार का है? ऐतिहासिक, सामाजिक एवं दार्शनिक प्रकार का है। यही लिखना है हमें 4 नंबर में आपका जब आएगा प्रश्न। ठीक है, अगर हमारे 1.5 आवर का है तो आपके नंबर थोड़े इसमें अंक ज़्यादा कर दिए जा सकते हैं। वैसे कम से कम 4 रहेगा, उससे ज़्यादा भी कर दिए जाएंगे। हमको 4 नंबर में इतना ही लिखना है। ठीक है, ये है हमारा 4 नंबर का। कोयलर का सिद्धांत हो गया। आगे चलते हैं, केल्सन का मूल मानक शुद्ध विधि सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केल्सन का मूल मानक व शुद्ध विधि सिद्धांत। देखो, आपसे एक बात कहनी थी, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है भाई, प्लीज़ इतना काम ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो में कहाँ पे कमी लग रही है, या आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करवाना चाहते हैं, आपको किस चीज़ के नोट्स चाहिए। ठीक है ना, अच्छाई बुराई सभी को बताओ। ठीक है ना, जिससे मैं आगे कुछ और बेटर कर पाऊँ। ठीक है ना, और अपने दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, उनके पास सेंड करो। ठीक है ना, और जब आपके दोस्त मिला करें ना, देखो ज्यूरिस का कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपके दोस्त मिला करें ना, उनसे बैठा के, उनको अपने पास बैठा के इन चीज़ों का डिस्कशन करा करो। मैंने आज ये क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें उस क्वेश्चन ने ये कहा है, उसलिए उस विधिवेत्ता ने ये कहा है, उसमें ये बातें हैं, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है ना। केल्सन का मूल मानक व शुद्ध विधि सिद्धांत। डायस के अनुसार केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत का महत्व यह है कि यह प्रमाणवादी विचारधारा का परिमार्जित एवं संस्कारित रूप प्रकट करता है। गला जो है काफी दुख रहा है, ठीक है ना, फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। एक बार फिर से देखते हैं। डायस के अनुसार केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत का महत्व है कि डायस कहते हैं कि यह प्रमाणवादी विचारधारा का परिमार्जित एवं संस्कारित रूप प्रकट करता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्याप्त विधि की अन्य विषयों से अनावश्यक मिश्रण करने की परंपरा को झटका देकर विधि की शुद्धता कायम रखने का प्रयास करता है। देखो, यह कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी थी, उनके जो समय 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में जो विधि लागू थी, उनको अन्य विषय से ये क्या करते हैं, झटका देते हैं। अन्य विधि को मिलाकर क्या करते हैं, उसे झटका देते हैं। ठीक है ना, जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में लागू थी। ठीक है ना, परंपरा झटका देते हैं, विधि की शुद्धता कायम रखने का प्रयास करता है। केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत मानकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। देखो, केल्सन का जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है, जो मानकों की, देखो, लगातार नियम अनुसार क्रमबद्ध क्या है, श्रृंखला। उन्होंने विधि को मापा और उनके सिद्धांतों को समझने के लिए 2 बातें समझनी बहुत आवश्यक हैं। उनके, देखो, उन्होंने विधि को मापा और उनके सिद्धांत को समझने के लिए 2 बातें समझनी बहुत आवश्यक है। जो केल्सन का शुद्ध विधि का जो सिद्धांत था, उसको हमें समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उनके द्वारा दिए गई 2 बातों को समझना होगा। विज्ञान का आधार और विधि का आधार। विज्ञान का आधार क्या है और विधि का आधार क्या है, हमें यह 2 बातें याद रखनी है। और ये था हमारा केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए केल्सन का मूल मानक सिद्धांत, या ये आ जाए केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत, या ये आ जाए केल्सन का योगदान, तो भाई आप इन चीज़ों को डरना मत। क्वेश्चन 1 यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन 2 यहाँ से बन सकता है, ये केल्सन का योगदान ये बन सकता है। ठीक है, लिख लेना। क्वेश्चन 3 ये बन सकता है योगदान।
ठीक है, इन चीज़ों से घबराना नहीं, ठीक है। ये था केल्सन का। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। देखो अब है डीन रास्को पाउंड का सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत। देखो यह इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी, और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी। जो बच्चे कम भी थोड़े पढ़ाई में कम कम मतलब पढ़ाई में थोड़े वीक हैं, थोड़े कम समय में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, थोड़े कम समझ पाते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, उनको मैंने 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके आधार पर वो अपनी नैया पार कर लेंगे, ठीक है। और जो थोड़ा अच्छा बेटर करना चाहते हैं, जिनकी समझ में आती है, तो वो मेरी वीडियो को देखते रहें, सफिशिएंट नंबर आने वाले हैं, ठीक है। डीन रास्को पाउंड का सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत। पाउंड ने कहा है कि विधि का मुख्य उद्देश्य सभ्यता को बनाए रखना है। पाउंड कहते हैं जो हमारी विधि का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य समझ लो, विधि यानी नियम का जो मुख्य कार्य है, यानी मुख्य उद्देश्य है सभ्यता को बनाए रखना, हमारी जो समाज की स्थिति है सभ्यता उसको बनाए रखना और उसका बढ़ाना, और उसको या उसका बढ़ाना, ठीक है। सभ्यता से उनका अभिप्राय व्यक्ति का प्रकृति से संघर्ष करते हुए अपनी शक्तियों का लगातार विकास करने से है। उनका कहना है कि प्रकृति सभ्यता से उनका अभिप्राय, सभ्यता से उनका प्राय है कि जब हम अपने समाज में रहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों का लगातार विकास करना चाहिए। जिस समाज में हम अपनी शक्तियों का, जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का विकास नहीं करेगा वह व्यक्ति आगे को नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। उनका इसलिए वो कहते हैं कि हमें अपनी शक्तियों का क्या करना चाहिए, विकास, ठीक है, ठीक है। तो हमें अपनी शक्ति को क्या करना चाहिए, लगातार विकास करना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं बता रहा हूँ, हमें अपने जब हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं, देखो आप सब लोग मात कहाँ पे खाते हैं, कहाँ पे मात खाते हैं। आप सोच रहे होगे जैसे इन सर ने लिखा है, जैसे इन भैया ने लिखा है, हम भी सेम टू सेम ऐसे ही बिल्कुल डिक टू डिक लिखेंगे। तब आप क्या करते हो, मात खा जाते हो, आपके गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपके लिए ये चीज़ें लिखी हैं, इनके आधार पर इनको अपने शब्दों में आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, यह मायने होता है। जब हम किसी की सेम टू सेम कॉपी करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, एक तो बच्चे होते हैं उनको अच्छे से याद हो जाता है सेम टू सेम, वो तो कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं भाई अपने आप को तो समझो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या सेम टू सेम याद कर सकते हो, या आप अपने शब्दों को ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, या आपकी स्थिति कैसी है, आप मजबूत स्थिति। हर व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 के 100 स्टूडेंटों को ये पता होता है कि मैं वीक हूँ या मैं स्ट्रांग हूँ स्टडी में। सबको पता होता है कि मुझे जल्दी याद होता है या देर में याद होता है, मुझे लिख के याद होता है, पढ़ के याद होता है, या समझ के याद होता है, या बोल के याद होता है। सबको अपनी परेशानी, अपना इलाज सबको पता है, तो वो अपने तरीके से करें, ठीक है ना। ये नहीं है कि जैसे आप समझो कि मैंने यहाँ पे ये सेम टू सेम ऐसे उतारा है, तो आप भी सेम टू सेम ऐसे ही वहाँ जाके उतारने की कोशिश करो। इसको आप अपने शब्दों में भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि बिल्कुल मैं तो भैया के सेम टू सेम उतारूंगा, की है तो की, और है तो है, और जो है तो जो और हो और को करोगे तो भैया आप तमाम खो जाओगे। ध्यान रखना इन बातों को। आपको अपने शब्दों और अपने ज्ञान का भी इसमें थोड़ा प्रयोग करना है, ठीक है भैया मेरे हो। चलते हैं। अतः ऐसी, देखो एक बार इसे हम दो जल्दी पढ़ लेते हैं। पाउंड ने कहा है कि विधि का मुख्य उद्देश्य सभ्यता को बनाए रखना है और उसको बढ़ाना। सभ्यता से उनका अभिप्राय व्यक्ति का प्रकृति से संघर्ष करते हुए अपनी शक्तियों का लगातार विकास करने से है। अतः ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य समाज के ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना है जो सभ्यता वृद्धि में सहायक होते हैं। मतलब हमें उन तत्वों को, उन नियमों को, उन कायदा कानून को, उन तरीकों को ज़्यादा बढ़ावा देना है
जो समाज को अच्छा करें, ठीक है, सभ्यता को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। दूसरा कर्तव्य ऐसे तत्वों का निरीक्षण करके व्यक्ति के कार्यों से संबंधित उन सभी सिद्धांतों की खोज करता है जो सभ्यता वृद्धि करते हैं। यहाँ पे सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत जो है हमारी विकास को बढ़ावा दे रहा है। किस विकास को? वृद्धि के विकास को, सभ्यता के विकास को, समाज के विकास को हमें बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्लेषणात्मक पद्धति, देखो ये बहुत आती है हमारे क्वेश्चन में, विश्लेषणात्मक पद्धति, सही है, और एक आती है ऐतिहासिक पद्धति, दोनों ही कराने वाला हूं मैं आपको। विश्लेषणात्मक पद्धति देखते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार समाज में विधि राज्य की देन है। देखो यहाँ पे है विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति को हमें सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देंगे, नहीं तो आपकी समझ में ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखो हम दो रास्ते बनाते हैं अपना, ठीक है। एक तो कानून है, हमारी जो विधि है, संविधान है, संविधान है, कानून है, नियम है, ठीक है। ये जो है सरकार द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं, ठीक है, कि जो क्या करना है क्या नहीं करना है। एक है राज्य, यानी अब प्रधान मान लो, गांव का प्रधान, अगर आप शहर से हो तो चेयरमैन मान लो, यानी गांव के जो कार्य होते हैं उनमें कुछ नियम ऐसे होते हैं जो प्रधान जबरदस्ती लोगों पर लागू कर देता है, उसको कहते हैं संप्रभु। क्या कहते हैं? संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है ताकतवर, यानी कि उसके अंदर इतनी सर्वशक्ति है, क्षमता है कि अगर उसने एक बार कानून लगा दिया तो उसका कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी उसके विपरीत नहीं जा सकता है, सभी व्यक्ति उसका पालन करेंगे। क्या करेंगे? व्यक्ति पालन करेंगे उस संप्रभु ने जो नियम लागू किया है। अगर इस कानून में, संविधान और कानून में यह कहा गया है, संविधान और कानून में और विधि में, कि हमें होली पर रंग लगाने का, गुलाल लगाने का अधिकार है और मौज मस्ती, खाना पीना, नाच गाना करने का अधिकार है, लेकिन इस संप्रभु ने ये कह दी कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति होली तो मनाएगा लेकिन रंग नहीं चलाएगा, रंग और गुलाल नहीं प्रयोग करेगा और ये नहीं चलाएगा, ठीक है, हाँ पिचकारी चलाएगा। और इसने जो संप्रभु ने कहा और ये सभी लोगों ने माना, अगर ये लोग इसे नहीं मानते हैं तो ये इनको क्या करेगा? दंडित करेगा। ये क्या है? संप्रभु है, इसमें सभी चीज से सक्षम है, ना तो ये समाज से डर सकता है, ना पैसे से, ना राजा से, मतलब किसी से नहीं दबेगा ये भाई। ये क्या है? संप्रभु। संप्रभु जो शक्ति होती है वो विधि से भी, देखो विधि और प्रथा से, रूठी और प्रथा से भी क्या है? सर्वोपरि है। देखो ये क्या हमारी प्रथाएं तो हैं, होली मनाना, दीपावली मनाना, और समाज में अगर संप्रभु यानी ताकतवर व्यक्ति ने ये कह दिया कि भाई ऐसे नहीं होगा। देखो जब हमारी शादी होती है तो हमें घोड़ी पे बैठा के निकाला जाता है, लेकिन कहीं कहीं गांव के प्रधान ऐसे होते हैं, उन्होंने अगर ये कह दिया कि दूल्हे को घोड़ी पर बैठा कर नहीं निकाला जाएगा तो किसी की मजाल नहीं है जो दूल्हे को घोड़ी पर बैठा के निकाल दे। तो ये क्या है? संप्रभु। पहले क्या होता था कि जब लोगों की शादी होती थी, उनकी जो पत्नियां होती थी, तो वो पहले दिन राजा के घर पे रुकती थी, पूरी रात राजा के साथ बिताती थी। हालांकि कानून में उस समय के राजा रूठी और प्रथा ये नहीं कहते थे कि जिसकी पत्नी है भाई उसी के साथ तो रहेगी पहली रात, लेकिन संप्रभु वो ताकतवर व्यक्ति वो क्या कहता है कि नहीं भाई ये मेरे पास रहेगी पहली नाइट को, है ना। ये क्या था? उसकी संप्रभु बहुत ताकतवर व्यक्ति था, उसकी समाज में चल रही थी, फिर रही थी, और वो जो चाहता था वो कर सकता था। ये है इन दोनों का अंतर, ठीक है। इसके आधार पर अब आप समझ चुके होंगे, मैं वहां पे थ्योरी पढ़ूंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। कानून से अलग जो ताकतवर व्यक्ति उन चीजों को लागू करते वो संप्रभु यानी विश्लेषणात्मक पद्धति कहलाती है, ठीक है।
देखते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार समाज में विधि राज्य की देन है जो संप्रभु द्वारा निर्मित है। संप्रभु का मतलब मैं समझा चुका हूं। यह वास्तविक कानून है, इसका एकमात्र स्रोत संप्रभु है। मतलब ये जो वास्तविक कानून है ये कहाँ से बनता है? संप्रभु द्वारा बनता है भैया। और इसका स्रोत क्या है? संप्रभु। यदि संप्रभु नहीं तो विधि नहीं, अगर संप्रभु नहीं तो विधि नहीं। अगर जिस समाज को चलाने के लिए ताकतवर व्यक्ति नहीं है तो वहां कोई विधि लागू नहीं हो सकती। ये नहीं कि गलत तरीके, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप गलत तरीके से ले जाओ भाई। जहां पर संप्रभु ताकतवर नहीं है वहां विधि चल ही नहीं सकती है। ढीले ढाले आदमी की कौन सुनना है भाई। कमजोर व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाए, गाल पे मार के अलग प्रधानी छीन लेंगे, बस्ता और लेके भाग जाएंगे। और उसकी मोहर है ना, दारू पीने वाले ठोकेंगे कहीं पे भी ले जाके, मौज मस्ती करेंगे, चेक वेक और छीन ले जाएंगे उसके प्रधान के। कमजोर व्यक्ति थोड़ी प्रधानी चला सकता है, ताकतवर चलाएगा। विश्लेषणात्मक पद्धति में कानून इसलिए कानून है। विश्लेषणात्मक पद्धति में कानून इसलिए कानून है कि वह संप्रभु द्वारा लागू होता है और यह प्रथा या रूढ़ि का अंग नहीं होता। क्या होता है? प्रथा और रूढ़ि का अंग नहीं होता, केवल स्रोत माना जाएगा और जाता। मैंने दो शब्द को, इस ऑब्लिक का मतलब होता है या तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसे चूज कर लो या इसे चूज कर लो। यहाँ पे भी ऑब्लिक है, या तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसे चूज कर सकते हो या इसे चूज कर सकते हो, सही है। और यह प्रथा या रूढ़ि का अंग नहीं होता, केवल स्रोत माना जाएगा या जाता है। यह व्यवस्थित समाज पर निर्भर करता है, जो हमारा समाज है उस पर निर्भर करता है। विधि संप्रभु का आदेश होने के कारण सभी इसका पालन करते हैं। संप्रभु यानी ताकतवर व्यक्ति का आदेश होने के कारण सभी इसका क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा ऐतिहासिक पद्धति। ये है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म। देखो अभी हमने समझा था विश्लेषणात्मक सिद्धांत, अब हम समझेंगे ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो को बनाने का और मेरा बिल्कुल साधारण मोटिव ये है कि आप अच्छे से पेपर में लिख के आओ, आप समझ जाओ। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत। देखो विश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या था कि विधि को जबरदस्ती यानी किसी ताकतवर व्यक्ति की जरूरत थी जिससे वो लागू करवाया जाए। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? ऐतिहासिक सिद्धांत यह कहता है कि जो हमारी विधि है यानी हमारा क्या है? कानून, रूल कह दो, नियम कह दो, कुछ भी कह लो अपनी भाषा में। ठीक है, इसको हम जो लागू करते हैं, इनको लागू करने के लिए किसी संप्रभु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या थी? विश्लेषणात्मक में क्या थी? आवश्यकता थी। इसमें आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति यह कहती है कि जो भी विधि, जो भी कानून नियम हम जो लगाते हैं वह समाज में पहले से ही मौजूद है। हम सिर्फ उनमें फेरबदल कर सकते हैं, अपने समाज और परिस्थिति के अनुसार उसे थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक पहले थी पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा। एक थी बाल विवाह, और अभी थी देखो तीसरे नंबर पे क्या थी? हमारी जो 21 वर्ष की लड़कियों को शादी के लिए क्या था? मान्य था। लेकिन वो 18 वर्ष की लड़की शादी कर सकती थी, लेकिन अब 21 वर्ष कर दिया है। ये क्या है? देखो ये विधि है। क्या है ये? विधि यानी कानून है। और ये कब से चला आ रहा है? रीति रिवाज हमारे पहले क्या थे? देखो पहले जो शादी हो जाती थी लड़की की जन्म में ही हो जाती थी। जन्म हुआ, शादी पक्की हो गई, फिर उसकी शादी 12-13 साल कर दी, फिर उसकी 15 कर दी। देखो जन्म से लेके 12 बढ़ी, फिर 15 बढ़ी, फिर 18, अब 21 कर दी गई है। ठीक है, पहले बाल विवाह होते थे, अब बाल विवाह खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले पर्दा प्रथा थी और सभी औरतों को पर्दा करना पड़ता था, अब पर्दा प्रथा खत्म है। ठीक है,
पहले क्या था, जब किसी व्यक्ति की पत्नी मतलब पति मर जाता था तो उसे सती प्रथा, देखो सती प्रथा का मतलब क्या था, एक सती प्रथा थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी का पति मर जाता था, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी हो, प्रत्येक औरत को पति के साथ ही उस चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। उसको सती प्रथा कहते थे। अंग्रेज आए भारत में, बहुत कुछ हमारे देश से ले गए, लेकिन बहुत कुछ हमें दे गए। सती प्रथा का विरोध अंग्रेजों ने करा और फिर उसके साथ कुछ भारतीय लोग लगे और आज सती प्रथा को हमारे जड़ देश में जड़ से खत्म कर दिया। सती प्रथा में अपने पति के साथ जिंदी महिला को जला दिया जाता था चिता में, वो चीख चीख के तड़प तड़प के मरती थी। आप सोच सकते हो कैसी प्रथाएं थी। तो ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में पहले से जो व्याप्त थी, उनको लागू करने के लिए किसी ताकत या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे नियम समाज में पहले से ही लागू हैं, सिर्फ इन्हें समाज के बदलते दौर और उसके स्थिति और सुरक्षा के आधार पर हमें लागू किया जाना है। इसके आधार पर अब मैं जो ऐतिहासिक पद्धति तुम्हें समझाऊंगा, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। मैं थ्योरी पढ़ता रहूंगा, बीच में समझाता रहूंगा, आप क्लियर समझ जाओगे। ठीक है, समझो। ऐतिहासिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म समाज की प्रथा वे रीति रिवाजों से उत्पन्न होता है। देखो कह रहा है ना, ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म जो होता है समाज की प्रथा वे रीति रिवाजों से उत्पन्न होता है। देखो अब जाके थोड़ा गले में मुझे आराम मिला है। लगभग रात के 1 बजे हुए हैं, रात का 1 बज रहा है, बजने वाले हैं, 10-12 मिनट कम है। अभी मैंने थोड़ा सा काढ़ा पिया है बना के, थोड़े गले में संतुष्टि आई है, थोड़ी आपके लिए और अच्छी मेहनत करूँगा मैं। ठीक है, बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ और कमेंट करके आप मुझे बताओ कि सर मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मैं भाई बहुत खुश हूँगा, मेरी मेहनत जो वसूल हो जाएगी। ठीक है ना, बस इतना ही चाहता हूँ कि आप अच्छे से कामयाब हो जाओ। ठीक है। ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म समाज की प्रथा वे रीति रिवाजों से उत्पन्न होता है। कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। प्रथा सर्वोपरि वे वास्तविक कानून है। देखो कह रहा है प्रथा, जो पहले से ही प्रथा है, नहीं प्रथा का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से ही हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम कायदा कानून चले आ रहे हैं, हम उसी के आधार पर जी रहे हैं। प्रथा सर्वोपरि है, वास्तविक कानून है। विधि का जन्म पहले ही हो चुका है, संप्रभु का होना आवश्यक नहीं है। यानी सर्वशक्तिवान व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं, संप्रभु का होना आवश्यक नहीं है। ये इसलिए लागू की जाती है क्योंकि यह पहले से ही विद्यमान है। क्या है? यह पहले से ही विद्यमान है। विद्यमान का मतलब है पहले से ही उपस्थित है। सभी निर्णय प्रथा पर आधारित हैं, आधारित होते हैं और निर्णय भी इसी के आधार पर लेते हैं। ऐतिहासिक पद्धति का कानून समाज के प्रभाव पर निर्भर करता है। देखो मैंने बोला था ना कि जो हमारा समाज है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परिस्थितियों प्रथाओं को बदल लेते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा समाज हमें बोले तो। ऐतिहासिक पद्धति का कानून समाज के प्रभाव पर निर्भर करता है। समाज का प्रभाव क्या है उसके प्रति, उसके आधार पर उसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है ना। जो आचरण की पृष्ठभूमि में उपस्थित होता है और यह स्वतंत्रता के आधार पर उत्पन्न होता है। देखो मेरा मानना है कि जिस प्रकार मैंने एक्सप्लेन करा है इसको, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर भाई अब भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हों तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और आप ये बताना कि सर मैं इसे किस तरीके से और अच्छा समझा सकता हूँ। ठीक है ना। मैंने हर प्रयास करे हैं, इसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, फिर इसे एक्सप्लेन कराया, फिर इसे पढ़ के भी दे रहा हूँ मैं ना, और आपका समय भी बचा रहा हूँ। सब चीज़ों को मैं एक साथ दे रहा हूँ। ठीक है। और आप बता सकते हो कि सर आप इनके साथ ये कमी है, आप इस तरह से आप कर सकते हो, तो मैं आपकी बातों को मानूंगा, उस तरह से फिर कराऊंगा। एक है हमारा क्वेश्चन बेंथम का योगदान। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ही है, बेंथम का योगदान। इसको भी देखते हैं हम बेंथम के योगदान को। जो बेंथम थे, बेंथम को पढ़ते हैं। बेंथम प्राकृतिक
और ऐतिहासिक। देखो इससे पहले हमने अभी ऐतिहासिक पद्धति पढ़ी थी कि ऐतिहासिक पद्धति में क्या कहा गया था कि जो विधि है पहले से ही उपस्थित है। प्राकृतिक विधि में क्या कहा गया कि विधि जो है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से कई हजार लाखों वर्षों से चली आ रही है, ठीक है, ये बात कही गई है। ऐतिहासिक पद्धति कहती है कि हमारे इन समाज में पहले से ही उपस्थित है। तो ये दोनों तो एक ही हो गए ना। तो बेंथम प्राकृतिक और ऐतिहासिक विधि का घोर विरोधी था, वो इनको मानता नहीं, तो इनका क्या करता था, विरोध करता था। उसके मतानुसार कानून राज्य है, उनके मतानुसार क्या था, कानून राज्य है, अतः इस दृष्टि से वह ऑस्टिन का सहयोगी है। ऑस्टिन मतलब एक जॉन ऑस्टिन है, वेंथम और ऑस्टिन इस बात के क्या करते हैं, समर्थन। तो ऑस्टिन वेंथम का क्या है, सहयोगी है। वह ऑस्टिन से इस बात से अलग हो जाता है। अब देखो ऑस्टिन इस बात से तो सहमत है, लेकिन ऑस्टिन से भी यह अलग हो जाता है। वह ऑस्टिन से इस बात से अलग हो जाता है कि विधि को लागू व निश्चित करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, हमने कोई नियम कायदा कानून बनाया, अब एक बात बताओ, मैंने ये नोट्स बनाए आपके लिए, ठीक है, कल रात मैंने इनको बनाया था। इन नोट्सों को बनाने के बाद अगर मैं इन्हें चेक ना करूं इनमें क्या मिस्टेक है, कोई शब्द इधर उधर तो नहीं हो गया है, या क्या मैंने सही सही लिखा है कि नहीं, तो भाई मेरा फर्ज बनता है ना चेक करने का। आप कोई नोट्स बना रहे हो या आपने एक बार उतारा, आप उसे ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे, आप एक बार चेक तो करोगे ना, एक बार हल्का सा रीड करके कि भाई मैंने इसको जो उतारा है सही उतारा है ना गलत। तो इसी प्रकार ये कहते हैं बेंथम कि ऑस्टिन से इस बात से अलग हो जाता है कि विधि को लागू व निश्चित करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए। भाई किसी चीज को हमने बनाया है तो उसका हम परीक्षण तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बेंथम क्या कहते हैं, मैं उससे इस बात से अलग होता हूँ, वो ये कहता है ऑस्टिन कि उसकी जांच करनी चाहिए। तो भाई ये तो बेंथम गलत कहते हैं, भाई जांच तो होनी चाहिए, ऑस्टिन सही है, सही है। यह सिद्धांत कानून की उपयोगिता है। वेंथम का उपयोगितावाद उसे ऑस्टिन से अलग करता है, ठीक है। वेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, देखो अगर आपका क्वेश्चन यहां से आ जाए वेंथम का उपयोगितावाद, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। वेंथम का उपयोगितावाद, ठीक है, यहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, उसे ऑस्टिन से अलग करता है, ठीक है। ये हमें 4 नंबर में यहां से यहां तक लिखना है, और इस बात का ध्यान रखना कि वेंथम का उपयोगितावाद या वेंथम का योगदान या उपयोगितावाद, देखो समझ जाना। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये अगर 3 वर्ड आपके आ जाए ना तो ये आपके क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। यहां पे लिख दूं उपयोगितावाद, अब जो और समझ लेना, ठीक है, समझ जाना इससे, है ना। वेंथम का योगदान या वेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो एक थे प्रोफेसर, देखो यहां पे करना है प्रोफेसर, यहां पे एस की जगह एच करना है ना, यहां पे एस की जगह हमें क्या करना है, एच, ठीक है। पढ़ते हैं प्रोफेसर एच एल, और यहां पे ए भी आएगा, आप इसे शॉर्ट में रहने दो, एच एल हार्ट। एच एल हार्ट का योगदान, आप हार्ट भी, प्रोफेसर हार्ट भी बोल सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। प्रोफेसर हार्ट भी बोल सकते हो, एच एल हार्ट भी बोल सकते हो, प्रोफेसर एच एल हार्ट ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर हार्ट का योगदान, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है हार्ट का, देखो यहां पे मैंने जो 2 लिखा है क्वेश्चन 2 है, ठीक है। हार्ट का अधिरचनावाद की विचारधारा में योगदान, देखो ये क्वेश्चन दूसरा बनना है, ठीक है। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। प्रोफेसर हार्ट का मान्यता का नियम, देखो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां पे लिख लो, ये चीज भी आ सकता है।
मान्यता का नियम किसने दिया? मान्यता का नियम किसने दिया? तो आप इसे प्रोफेसर हार्ट में ऐड कर सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है। मान्यता का नियम, मान्यता का नियम बताइए, मान्यता का नियम किसने दिया, मान्यता का सिद्धांत बताइए। तो सही है ना। क्या ये आ सकता है अधिरचनावाद की विचारधारा को में योगदान, अधिरचनावाद की विशेषता, अधिरचनावाद का सिद्धांत, अधिरचनावाद में योगदान, ऐसे भी आ सकता है। इन बातों को भी वो लिख सकते हैं, इन बातों को नोट कर लेना अपनी डायरी में कि इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है, आपको वो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना भाइयों। प्रोफेसर हार्ट का मान्यता का नियम का अधिरचनावादी विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके मतानुसार यह सिद्धांत सभी विधियों में समाहित है। इसके आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी चीज़ें विधि हैं, कौन सी चीज़ें कौन सी नहीं। अतः इसके द्वारा समाज में पाए जाने वाले नियमों की पहचान कर मान्यता दी जाती है। ये है प्रोफेसर हार्ट का बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज में है, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा यूनिक से भी टच करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो रह गया है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सवादी विचारधारा का योगदान, यहां से भी बन सकता है मार्क्सवादी विचारधारा का योगदान, ठीक है। इस बात को ध्यान कर रखना। देखो इसे एक्सप्लेन करने की कोई वो जरूरत नहीं है, ये बहुत ही साधारण लैंग्वेज में है। आप इसे 1 से 2 बार जब स्टडी करोगे तो आप एक दो बार में ही इसे समझ जाओगे, ठीक है। और इसे जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। सामाजिक विकास, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कार्ल मार्क्स का योगदान, मार्क्सवादी विचारधारा का योगदान, ध्यान रखना इन बातों को, है ना। सामाजिक विकास अमीरों और गरीबों के मध्य संघर्ष के आधार पर हुआ। सामाजिक विकास जो हुआ था अमीर और गरीब के मध्य संघर्ष के आधार पर हुआ। प्रोफेसर कार्विन की आलोचना, यह हमें इस बात को महसूस करने में मदद करता है कि कार्य सदा मानवीय होते हैं। यह हमें इस बात को महसूस कराता है कि जो कार्य होते हैं सदा मानवीय होते हैं, और सुख दुख इच्छाएं व भावनाएं सभी मानवीय होती हैं। देखो जो कार्य होते हैं जितने भी विधि में, वो सब कौन के होते हैं, मानव के होते हैं। और यह सब जो विधि होती हैं सुख दुख इच्छाएं और भावनाओं के आधार को देखकर बनाई जाती हैं, ठीक है। कानून व्यक्तियों के लिए बने होते हैं जिनसे मानवीय समाज की भलाई है। कानून किसके लिए बनाते हैं? कानून लोगों की भलाई के लिए ही तो बनाते हैं। आपने कोई कानून देखा है कि भाई एक कानून बनाओ जिससे लोग परेशान हो? ये कोई कानून बना है? जितने भी कानून हैं सभी लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। एक भी कानून मुझे ऐसा बता दो कि जिससे ये लिखा हो कि इस ऐसा कानून बनाओ जिससे लोग परेशान रहे, नहीं है ना। जिससे मानवीय समाज की भलाई है। मेहनत मजदूरी और पूंजी में कोई भी विरोध नहीं है, किंतु पूंजी के बिना श्रम और पूंजी से युक्त श्रम में विरोध है। देखो यहाँ पर ये बात सही कही है, किंतु पूंजी के बिना श्रम और पूंजी से युक्त श्रम, पूंजी के बिना श्रम, हम बिना पूंजी के श्रम नहीं कर सकते, और पूंजी से युक्त श्रम में विरोध है। व्यक्ति व संपत्ति अधिकार में कोई विरोध नहीं है, व्यक्ति व संपत्ति अधिकार में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति ही उन अधिकारों को मानते हैं। देखो यहाँ पे हैं लिख लेना, ये छूट गया है मेरे से, मानते हैं जो विधि का पालन करते हैं। ये था हमारा कार्ल मार्क्स का योगदान, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बड़े प्यार से, ठीक है। आपको मैं देखो मेरे प्यारे भाई बहन वो रात के 1 बज गया है, जीभ भी मेरी इधर से उधर भागने लगी है। तो आपको एक बात बताऊं, अगर आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, आप मेहनत करके पढ़ो, कमेंट करते रहो, मुझे बताते रहो अपना कि सर क्या चाहिए, क्या तरीका है। अगर आपको और किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे तुरंत बताया करो, ठीक है ना।
और आपसे फिर कह रहा हूँ, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में शेयर करो, ठीक है ना, जो आपके साथ पढ़ते हो, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लीज़ सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, कमेंट करो, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो से संतुष्ट नहीं है या आपको कोई कमी लग रही है तो हमें कमेंट करके, टाइप करके आप बता दो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया है, या इस क्वेश्चन में ये क्या चीज़ है, मतलब आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको जवाब देता हूँ, है ना। और आपसे कहता हूँ कि पेपर नज़दीक है, मैं आपके लिए सभी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा। मैं 2-3 दिन से, तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा रेस्ट ले रहा था। मैं नहीं चाहता था मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और आपके लिए मैं कुछ कर ना पाऊँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेहनत करो तगड़ी वाली, मैं आपके साथ हूँ। आपकी मेहनत के साथ मैं लगातार मेहनत करूँगा और आपको उस लेवल पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर जाना चाहते हैं। ये था फर्स्ट सेम। मैं आपको फ्यूचर में लगातार आपके लिए ऐसी ही प्रत्येक सेमेस्टर की वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। आप बस हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय